जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में क्लास नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 यानी कि तत्सम और तद्भव। ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए ये छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें दो पेज इससे ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसमें हमको कम से कम 4 से 5 नंबर या 6 नंबर तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो चलिए हम अपने 4, 5 नंबर 6 नंबर जो भी हैं इनको यहीं पे आज टारगेट कर देते हैं और मतलब हिट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें ऐसी कोई समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम तत्सम और तद्भव। अब तत्सम और तद्भव डायरेक्ट नहीं आ जाते हैं, इनका एक बैकग्राउंड रहता है। तो चलिए उस बैकग्राउंड के आधार पर पूरा हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है शब्द, क्योंकि तत्सम और तद्भव जो है ये भी बेसिकली एक प्रकार के शब्द ही होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आता है शब्द। अब शब्द क्या होता है, तो पहले शब्द को जानते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनी हुई सार्थक स्वतंत्र ध्वनि, सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को हम कहते हैं शब्द। अब शब्द के प्रकार देखिए, शब्द जो है शब्द के 4 प्रकार होते हैं। शब्द को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है रूप और प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो 4 प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और हर प्रकार मतलब हर वर्गीकरण में, हर क्लासिफिकेशन में इनके कई सारे प्रकार होते हैं। तो चलिए सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो तत्सम और तद्भव पे रहेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमें मार्क्स देता है और यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, तो स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। 5 प्रकार के शब्द होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव। बेसिकली इनको हम ज्यादा टारगेट इसीलिए करेंगे क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो वह शब्द जो संस्कृत से, वह संस्कृत के वह शब्द, संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं। क्या? ज्यों का त्यों हिंदी में सीधे सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे उनका प्रयोग संस्कृत में होता है वैसे उन्हें हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम। तत्सम बेसिकली तत्सम को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, तत् धन सम, तत् धन सम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्सम, तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। इसको ऐसे प्रयोग करते हैं तो सम मतलब समान, और ये तत् मतलब जैसे का तैसा, मतलब जैसे है वैसे ही। तो तत् मतलब जैसे है वैसे ही, सम मतलब के समान, तो जैसे हैं वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें इसीलिए कहा जाता है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि अग्नि हो गई, वायु हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, प्रकाश हो गया, पत्र। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश और पत्र, ये हमारे तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। ये हमारे तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अब क्या है कि तत्सम शब्द हैं बहुत सारे, तद्भव शब्द भी बहुत सारे हैं, कम से कम 500-600 तो होंगे। अब इतने सारे शब्द को यहाँ पे बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, एक साथ नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको तत्सम तद्भव इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेस, सारे तत्सम शब्द तद्भव शब्द जो भी हैं वो आपको डिटेल में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग जल्दी से उस चैनल को ज्वाइन करें और अपनी एक्सरसाइज जरूर करें। वहाँ पे जो आपको क्विज के माध्यम से एक्सरसाइज करवाई जा रही है, आप लोग उसे जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तत्सम शब्द हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तद्भव। क्या पढ़ेंगे? तद्भव। तो वह शब्द देखिए, संस्कृत के वह शब्द जो संस्कृत में तो वैसे प्रयोग किए जाते हैं जैसे हैं, लेकिन जब हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, या संस्कृत की तरह ज्यों के त्यों यहाँ पे वो प्रयोग नहीं होते हैं, यहाँ पे वो अपने आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द, या उनमें मतलब संस्कृत से लिए जाते हैं लेकिन उनमें कुछ विकार करके या मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे तद्भव होते हैं। जैसे कि उजाला हो गया। क्या? उजाला। अब संस्कृत में लिखा जाएगा उज्ज्वल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? उजाला, ठीक। चलिए दोस्तों अब एक कहानी के आधार पर हम तत्सम और तद्भव को समझते हैं। एक छोटी सी कहानी, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हलवाई की दुकान से लेते हैं एक रसगुल्ला, मान लेते हैं एक रसगुल्ला लिए, ठीक है। तो रसगुल्ले को हम जानते हैं कि अब इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा है, बस हम लोग उसको उसी रूप में खा लेते हैं जिस रूप में लेते हैं। लेकिन जब हम एक किराने की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ से आटा लेते हैं, और आटे को हम सीधे नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आटा ऐसे नहीं खाया जा सकता। तो हम उसका क्या करते हैं, उसको पानी में डाल के, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, उसको गूंथते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं। रोटी या पूड़ी जो भी है बनाने के बाद खाते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हो गया मॉडिफिकेशन। रसगुल्ले में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन आटे में मॉडिफिकेशन है।
तो ठीक है, तो जो आटा हो गया वो हमारा हो गया तद्भव, क्योंकि तद्भव शब्द वही होते हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों नहीं यूज कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन तत्सम शब्द यानी कि रसगुल्ला, उसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं, यानी कि तत्सम शब्द जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ज्यों का त्यों यूज कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हो गया हमारा तत्सम और तद्भव, एक छोटी सी कहानी के आधार पर हमने आपको समझा दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम में आ गया तो आप इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन तो याद नहीं रखेंगे कि क्या तत्सम तद्भव और ये सब ऐसे कैसे याद करेंगे। तो एक नॉर्मल सी ट्रिक है जिसे आप लोग आराम से देखते ही पहचान सकते हैं। देखिए, वह शब्द जिनको बोलने में हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, ये थोड़ा सा टच करती ऊपर को, या थोड़ा सा देखने में ऐसा लगे कि हाँ ये अलग है थोड़ा सा। जैसे लिखा हो ऊंट लिखा हो और एक जगह लिखा हो होस्ट, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे होस्ट लिखना और ऊंट लिखना दोनों में फर्क है। होस्ट हमको थोड़ा सा देखने में अलग तरीके का लगेगा, जबकि ऊंट है और नॉर्मली यूज में आता है। या होस्ट जब बोलेंगे तो हमारी जीभ है जो ऊपर को थोड़ा सा जाके तालू से टच करेगी, लेकिन ओठ बोलने में हमारी जीभ ऐसे नहीं मतलब रिएक्ट नहीं करती है। तो बस ऐसे ही करके हम इनको पहचान सकते हैं। वैसे शब्द जो हमको देखने में थोड़ा सा अलग लगे, सुंदर लगे, मतलब बोलने में थोड़ा अच्छे लगे, तो समझ लो वो संस्कृत के डायरेक्ट शब्द हैं। तो ये हो गया हमारा तत्सम और तद्भव। अब हम अगर बात कर लें देशज शब्द की, तो वह शब्द जिनका प्रयोग देश में, मतलब देशज, अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है देश और प्लस ज, तो ज का मतलब जन्मा हुआ और कहाँ, देश में। तो देश में जिनका जन्म हुआ है वह शब्द है देशज। ठीक है, वे शब्द देशज हैं। ये कहाँ से आए, ये हमारी संस्कृत भाषा से आए, प्राकृत से आए, पाली से आए, तद्भव शब्द हैं, ऐसे करके ये तो हो गए हमारे देशज। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें विदेशज शब्दों की, अगर हम बात करें विदेशज, जैसे कि अब देशज जो है इनके अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हमारा हो गया थैला, हो गया गड़बड़, हो गया पेट, हो गया पगड़ी, हो गया, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। लेकिन अगर हम बात करें विदेशज शब्दों की, क्योंकि ये जो विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द ये क्या है, कहाँ से है, तो देखिए भारत पे मूलतः दो लोगों ने शासन किया। ठीक है, पहले तो देखो भारत के जो मूल निवासी थे उनका शासन था, लेकिन उसके बाद है अरब कंट्री से मुस्लिम लोग, मुस्लिम शासक आए। ठीक है, उसके बाद में यूरोपियंस आए, तो जो आए तो साथ में वो अपनी एक भाषा भी लेके आए, तो उनकी भाषाओं के कुछ शब्द जो कि उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, या उनका थोड़ा सा विकृत रूप हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, तो वो शब्द जो है उनको कहा गया विदेशज शब्द। ठीक है, वो शब्द कहे गए विदेशज शब्द। जैसे कि कहा जाता है अफसर, लालटेन, ठीक है, अफसर हो गया, लालटेन हो गया, कप्तान हो गया, गोदाम हो गया, अफसर, लालटेन, कप्तान, गोदाम, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे विदेशज शब्द हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका स्रोत के और इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, ये वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो चलिए अब रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ को हम पढ़ते हैं आराम से। बस एक एक लाइन की इनकी परिभाषा और एक एक लाइन में ही आप लोग समझ जाएंगे। रूढ़ शब्द, तो देखिए वह शब्द, रूढ़ शब्द जिन शब्दों के हम सार्थक खंड ना कर सकें, या वह शब्द जिनका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके सामने लिख दिया गया नाक, या लिख दिया गया कान, या लिख दिया गया हाथ, या लिख दिया गया चावल, तो इनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। जैसे आपके सामने लिखा है यहाँ पे चावल, अब इसका सार्थक खंड कैसे करें, या तो इधर चाव लिख दें, इधर एल लिख दें, मतलब ला लिख दें, तो भी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर इधर हम चा लिख दें, इधर वल लिख दें, तो भी इसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये शब्द हो गए हमारे रूढ़ शब्द। ठीक है, अब अगर हम बात करें यौगिक शब्दों की, किनकी, यौगिक शब्दों की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि छायादार हो गया, पत्तेदार हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब छाया और दार दो मिलके हो गए छायादार, पत्ते प्लस दार दो मिलके हो गए क्या, पत्तेदार, या हो गया फलदार, मतलब फल प्लस दार फलदार। ऐसे करके बहुत सारे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, तो ये हो गए हमारे यौगिक शब्द। लेकिन अब अगर हम बात करें योग रूढ़ की, यार ये बेहतरीन शब्द है योग रूढ़। कैसे, देखिए ये मिलकर तो बनते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो ये यौगिक हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो अर्थ होता है वो रूढ़ हो जाता है। ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, या बेसिकली हम कह लें कि ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ जो है वो रूढ़ हो जाता है, इसीलिए इन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने लिख दिया गया दशानन, दशानन लिख दिया गया, तो दस प्लस आनंद, ये दो शब्दों से जो मिलकर बन रहा है, ठीक है, तो आपका ये यौगिक हो सकता है, लेकिन जब इसका अर्थ निकालेंगे तो वो रावण हो जाता है, और रावण का हम मतलब रावण का विखंडन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वो हो गया हमारा योग। जैसे लिख दिया गया दशरथ, लिखा है आपके सामने दशरथ लिखा है, ठीक है, दशरथ, तो एक शब्द आपका हो गया दस, दूसरा शब्द आपका हो गया रथ, लेकिन
यहाँ पे जो रथ है ये अलग शब्द है, 10 अलग शब्द है, लेकिन जब हम दोनों को योग करके लिख देते हैं दशरथ, तब इसका अर्थ हो जाता है अयोध्या के राजा, श्री राम जी के पिता। ठीक है, तो अब फिर उनका तो रूढ़ हो गया ना, उनको तो अलग नहीं किया जाता क्योंकि वो पर्टिकुलर एक इंसान को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो वो अलग नहीं किया जाता, इसलिए ये हो गए हमारे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी योग रूढ़ शब्द समझने में भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब अगर हम बात करें विकारी शब्दों की, ठीक है, तो विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन अविकारी शब्द वह होते हैं जिनमें हम लिंग वचन क्रिया कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। अब जैसे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हो गए आपके विकारी शब्द। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके 4 शब्द जो हैं ये आपके होते हैं विकारी। अगर हम बात करें अविकारी की, तो वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ये 4 आपके होते हैं अविकारी शब्द, क्योंकि इनमें क्रिया, वचन, लिंग, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम लोग बात करें कौन से? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। अब एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जैसे आपके लिए लिखा गया एक बड़ा सा वाक्य, ठीक है, और उसका अर्थ जो है एक शब्द में हम लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया गया कि लंबे पेट वाले, ठीक है, क्या है? लंबोदर या श्री गणेश। ठीक है, तो ये आपका एकार्थी शब्द हो गया। आप बेसिकली इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो लिखा जाता है वही आपके हैं एकार्थी। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो आपके एकार्थी होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें अनेकार्थी शब्द, जैसे लिख दिया गया आपके सामने भ्रमर या अली लिख दिया गया, तो इसके बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। अली का मतलब भौरा भी होता है, अली का मतलब सखी भी होता है, तो ये आपके हो गए अनेकार्थी। ठीक है, अगर बात करें हम समानार्थी की, ठीक है, तो समानार्थी ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में तो समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे लिख दिया गया मतलब वंश 2 लिख दिया गया। ठीक है, तो वंश एक होता है आपका जो मतलब परिवार होता है, ठीक है, और एक लिख दिया गया अंश, तो अंश का मतलब हो गया हिस्सा। तो ऐसे करके बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपके समानार्थी होते हैं या पर्यायवाची। जैसे लिखा गया कमल, तो कमल की बहुत सारी पर्यायवाची हो गई। लिख दिया गया गणेश, इनकी बहुत सारी पर्यायवाची हो गई। कोई भी मतलब पर्यायवाची, घोड़ा है, घोड़े की बहुत सारी पर्यायवाची, तो ये सब आपके समानार्थी शब्द होते हैं। इन सबको डिटेल में हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी पे, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन, इसमें आपको डिटेल में इनका एक्सरसाइज करवाया गया। आप लोग वहां एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? विपरार्थी नाम से ही पता चल रहा है कि उल्टा यानी कि विलोम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे विलोम शब्द। तो दोस्तों ये हमारा जो आज का चैप्टर था वो क्लियर हुआ। तत्सम और तद्भव है, तत्सम और तद्भव के साथ साथ मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा है और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर क्लियर होता है। फिर हम मिलेंगे कल किसी दूसरे चैप्टर के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।